नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आज तबीयत ठीक ना होने के कारण आज आप लोग की क्लास बोर्ड पे नहीं, आज आप लोग को हम नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था जैसे वह बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें, अशोक मेहता कमेटी की बात करें, धुंगट समिति की बात करें, जितने भी कमेटी हैं इससे रिलेटेड हम सारी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम जल्द से जल्द आप लोग का लाइव क्लास ले सकें। चलिए हम आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं दोस्तों कि आज हम लोग पढ़ाई बोर्ड पे नहीं, आज हम लोग नोट्स पे करेंगे। आज हम आपका जो लेसन है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने से पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में क्यों ऐड किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा और हमें इससे क्या फायदा होगा। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था, और जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो हमारे संविधान में अनुसूची 11 को जोड़ा गया। इससे रिलेटेड आज हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को आप देखते रहें, वीडियो पे अंत तक बने रहें। इससे रिलेटेड पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ कमेटियां का निर्माण किया गया। चूँकि ये हमारे संविधान में मूल रूप से यह प्रावधान नहीं था, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया, तो ये कह सकते हैं कि मूल रूप से हमारे संविधान में यह जो प्रणाली है पंचायती राज व्यवस्था नहीं था, बाद में इसे ऐड किया गया है। तो इससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले कुछ कमेटी अपना राय दिए हैं पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, उस कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वह बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें, अशोक मेहता की कमेटी की बात करें, जितनी भी कमेटी है सारी कमेटी अपना क्या क्या राय दिए वो चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। पहले पंचायती राज का शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। कहने का मतलब ये है कि पंचायती राज शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। कहने का मतलब कि जमीनी स्तर पे किस तरह से शासन किया जाए। होता क्या है कि बहुत ऐसे मंत्री जो अपने बैठे हुए रहते हैं, लेकिन गांव में क्या हो रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है, इस चीज़ को नहीं देखा जा रहा था। तो इसी चीज़ को अर्थात ग्रामीण लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए या पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है। दूसरा है ग्रामीण स्तर पर उत्पन्न असुविधा को निपटारा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। जैसा कि हम आपको बताएं कि गांव या घरों में किस तरह से प्रॉब्लम है, लोगों के बीच क्या है, कैसे है, क्या समस्या उत्पन्न हुए है, इस चीज़ को कोई मंत्री नहीं देखते हैं, और इसकी जनता की आवाज़ डायरेक्ट सरकार के पास भी पहुंच नहीं पा रही है। तो इसी आवाज़ को पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक, इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। आपको ये भी बताएं, देखिए मूल कॉन्सेप्ट जो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो पहले बार बात किए थे वो थे बलवंत राय मेहता। चलिए, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। क्यों, किसका अध्यक्ष बनाया गया था ये भी देखते हैं। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विकास सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच एवं सुझाव देने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया। देखिए, जनवरी 1957 भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों जांच एवं इनके द्वारा कार्य किए गए और इनके द्वारा कार्य किए गए का जांच करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किए। उस कमेटी के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, और बलवंत राय मेहता ही ने सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात किए थे जब बलवंत राय मेहता को इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। अब इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए बलवंत राय मेहता को कुछ दिन के बाद बलवंत राय मेहता ने इन कमेटी के प्रति सुझाव दिए, इनके कामों का पर्यवेक्षण किया, देखा, तो फिर अपना ये रिपोर्ट सौंपे सरकार के पास। अब रिपोर्ट में ये क्या दर्ज किए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना सिफारिश की कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बलवंत राय मेहता अपने रिपोर्ट में ये दर्ज किए थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो अंतिम रूप से पंचायती राज व्यवस्था का रूप ले लिया। हालांकि बलवंत राय मेहता तो ये जरूर कहे थे कि आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि इनका जो आगे चल के रूप होगा वो पंचायती राज व्यवस्था का होगा। लेकिन सबसे पहले विकेंद्रीकरण कहने का मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा करके पावर स्थानीय स्वशासन तक विकेंद्रीकरण किया जाए, सत्ता का विभाजन किया जाए, सत्ता का बंटवारा किया जाए।
बलवंत राय मेहता द्वारा बनाई गई जो कमेटी थी, उन्होंने कुछ सिफारिश की। कौन कौन ऐसी सिफारिश की पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में? पहला देखिए, पहले वो बोले कि 3 स्तरीय पंचायत राज पद्धति की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, 3 स्तरीय कहने का मतलब कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। और ये तीनों स्तर एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने चाहिए। क्या बोले? और ये तीनों स्तर एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने चाहिए। जैसा कि आपको भी पता है भी, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। जो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिए थे वो कौन दिए थे? तो बलवंत राय मेहता द्वारा दिए गए थे। ठीक, दूसरा पॉइंट ये बोले कि ग्रामीण पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से, मतलब ग्राम पंचायत के जो सदस्य चुने जाएंगे वो सदस्य को डायरेक्ट जनता चुनेगी, और पंचायत समिति तथा जिला परिषद की स्थापना जो होगी उससे डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी, जो डायरेक्ट जनता उसे नहीं चुनेगी, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यही चीज को हम लिखे हैं कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से हो और पंचायत समिति तथा जिला परिषद की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से हो। मतलब डायरेक्ट रूप से जनता सिर्फ ग्राम पंचायत की स्थापना करेगी और ग्राम पंचायत को जो चुनेगी जनता, उससे भी कुछ सदस्य निकलेंगे, वो सदस्य जो चुनाव करेंगे वो पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव करेंगे। कुल मिला के कहिए तो जो जनता करेगी वो ग्राम पंचायत की स्थापना डायरेक्ट रूप से करेगी, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद की नहीं करेगी। ठीक है। तीसरा ये क्या बोले? तीसरा बोले थे कि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी, पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। ठीक, कि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय होना चाहिए और ये किस तरह से काम कर रहा है, इनको सलाह देने के लिए, समन्वयकारी देने के लिए, इनका पर्यवेक्षण करने के लिए जिला परिषद होना चाहिए, ये भी बोले थे। चौथा ये बोले कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, जैसा कि अभी भी होता है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, डीएम कहते हैं। इन सारी सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया, लेकिन यह आपत्ति किसी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया। ये तो अपना राय दे दिए थे बलवंत राय मेहता, ये अपना राय दे दिए थे कि 3 स्तरीय होना चाहिए ग्राम पंचायत, जैसा कि हम आपको बताएं, आपका पंचायत समिति होना चाहिए, आपका जिला परिषद होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि सभी राज्य इनको अपनाए। ये राज्य पे छोड़ दिया गया था कि कोई राज्य अपना भी सकते हैं और कोई राज्य अपना नहीं सकते हैं, अर्थात बाध्यकारी नहीं बनाया गया था। बाध्यकारी और क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि ये संविधान में उस टाइम निहित था ही नहीं, संविधान में ये था ही नहीं। तो जब तक कोई भी चीज़ संवैधानिक नहीं हो जाता है तब तक किसी भी राज्य इसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। कोई मान सकता है, कोई नहीं मान सकता है। ठीक, अर्थात कोई भी राज्य अपने इच्छा अनुसार अपना सकती है और नहीं भी अपना सकती है। चीज़ों को हम लिखवा दिए हैं। चौथा, इस व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। चीज़ों को आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। इस योजना के उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसमें अब समझना क्या है, इसमें यही है कि सबसे पहले राजस्थान द्वारा यह प्रणाली को अपनाया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री, कहने का मतलब जो उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। देखिए, उसके बाद 1960 में पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अनेक समितियां की नियुक्ति हुई, जिसमें से पहला थे अशोक मेहता कमेटी समिति थे। 1960 में पंचायती राज व्यवस्था को अध्ययन करने के लिए ढेर सारी कमेटियां आई, और ढेर सारी कमेटियां में से पहले जो कमेटी आई वो थी अशोक मेहता समिति थे। अशोक मेहता समिति थे। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार थी कौन? आपके अशोक मेहता कमेटी का जो निर्माण किया था वो जनता पार्टी की थी 1977 में। अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया। अशोक
और वही अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 132 सिफारिशों की, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। इनका अलग बात है। वो बोले थे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ये बोले कि 2 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। वो बोले थे 3 स्तर पे, जैसा कि आपको बताएं, ग्राम पंचायत आपका एक प्रखंड लेवल पे बोले थे, जिला परिषद बोले थे। तो एक इन्होंने 2 बोले, एक है जिला परिषद, एक है मंडल पंचायत। अब मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होना चाहिए, इन्होंने ये बोले। दूसरा, राज्य स्तर के बाद लोक निरीक्षक के लिए पहला बिंदु जिला होना चाहिए। ये भी बताए कि निरीक्षण के लिए पहला बिंदु जो होना चाहिए वह जिला ही होना चाहिए। वो भी यही बताए थे कि जो पर्यवेक्षण करने वाला होगा, सलाहकारी होगा, वह जिला परिषद ही होगा। तीसरा ये क्या बोले? तीसरा बोले पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों का अधिकारिता भागीदारी होनी चाहिए। ये भी सही बात बोले कि पंचायती चुनावों में, जो पंचायत में चुनाव होगा, उसमें राजनीतिक पार्टियों का अधिकारी और भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ताकि लोगों को भी पता चले, अर्थात इसमें बड़े बड़े पार्टी भी जुड़ सके। और जब बड़े बड़े इसमें पार्टी जब जुड़ेंगे तो शायद आम जनता की जो आवाज़ आएगी वो सरकार तक पहुंच पाएगी। ठीक। 5वां, ये अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। ये अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती संस्थाओं पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये कहे कि पंचायती संस्थाओं के पास कुछ शक्ति होनी चाहिए, कुछ पावर होना चाहिए कि कुछ छोटा भी मोटा भी काम करे तो अपने स्वयं से कर सकते हैं, ना कि प्रत्येक बार कोई अधिकारी से ही मदद मांगनी पड़े, चाहे वह पैसा की बात हो, कोई पावर की बात हो। ऐसा नहीं कि कुछ इन्हें भी पावर दिया जाना चाहिए, पंचायती संस्थाओं को भी कुछ पावर देना चाहिए। 6ठा, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होना चाहिए। ये भी ठीक है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होना चाहिए। ये भी इनका 6ठा था। 7वां, पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख के लिए मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। 7वां ये भी बोले कि पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख करने के लिए मंत्री परिषद में बहुत ऐसे मंत्री रहते हैं, उसी मंत्री में से एक मंत्री इनकी भी देखरेख करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था तो अपना लिया गया और सभी जितने भी पार्टी हैं, जो जीते हुए पार्टी हैं, सब एक साथ मिल गए हैं, तो फिर जनता की कल्याण भी नहीं होगी और इस तरह से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इसका देख रेख करने के लिए मंत्री परिषद में बहुत ऐसे मंत्री होते हैं, उसी मंत्री में से एक मंत्री इनकी देख रेख में लगा देना चाहिए। लास्ट पॉइंट, SC ST का आरक्षण हो, वो भी उनकी जनसंख्या के अनुसार। कहाँ की जनसंख्या कहाँ कितनी है, SC ST की आरक्षण होना चाहिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन देखिए क्या हुआ, इतना तो अशोक मेहता कमेटी ने अपना राय दिए, लेकिन क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। लेकिन अशोक मेहता कमेटी की कार्यकाल पूरा होने से पहले, अशोक मेहता की कमेटी कार्यकाल पूरा होने से पहले जनता पार्टी ही भंग हो गई। फिर भी अब भंग हो गई तो इनकी बात को मानेगा कौन। लेकिन कुछ ऐसे आपके राज्य हैं जैसे कर्नाटक, बंगाल, आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता कमेटी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए। अब आता है दूसरा, जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति, यह पार्टी विशेष पार्टी द्वारा नहीं, योजना आयोग द्वारा लाई गई थी। या कोई विशेष पार्टी के द्वारा आपके जीवी के राव समिति नहीं लाया गया था, या योजना आयोग द्वारा लाया गया था। प्लानिंग कमीशन का नाम आप सुने होंगे, जिसे 2017 में अंत कर दिया गया। 1985 में जीवी के राव की अध्यक्षता में इन समिति का गठन किया गया। जीवी राव की अध्यक्षता में जीवी के राव समिति का गठन किया गया। यह कमेटी का मकसद था भ्रष्टाचार को खत्म करना, और उतना समिति बनने के बाद भी जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा था। इनको लग रहा था कि बहुत ऐसे कमेटी बने, जैसे बलवंत राय मेहता अपना कुछ राय दिए,
अशोक मेहता अपना कुछ राय दिए। इनको लग रहा था जीवी के राव समिति को कि बहुत ऐसे कमेटी तो बन गए, लेकिन जनता को अब तक भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अभी भी भ्रष्टाचार ही है। ठीक, और ये इन्होंने कहा कि कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जीवी के राव समिति ने इसे बिना जड़ की घास कहा है। कहा कि ये सारे जो समिति बने हैं इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, अर्थात इसे डायरेक्ट रूप से बोल दिए कि ये बिना जड़ की घास है। इसके कुछ सिफारिश थे, इनके भी कुछ सिफारिश थे। पहला था जिला परिषद में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, मतलब ये भी बोले हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दूसरा बोले हैं एक जिला आयुक्त पद का सृजन करना चाहिए जो मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करे, लेकिन बाद में ये भी कहे कि नहीं, जिलाधिकारी की मुख्य कार्यकारी रहे। ये पहले ये बोले कि जिला आयुक्त पद का सृजन करना चाहिए और जिला का जो मुख्य कार्यकारी होगा वो आयुक्त होगा, लेकिन ये भी बाद में कहे कि नहीं, आयुक्त नहीं, एक आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होगा, जिलाधिकारी ही होगा। लेकिन यहाँ देखिए जीवी के राव ने बताए थे कि आयुक्त तो होंगे जिला के हेड, लेकिन ये भी फाइनली एनालिसिस करने के बाद पता चल गया इनको, ये भी मान गए कि नहीं, जिलाधिकारी ही जिले के हेड होने चाहिए। अब आते हैं एलएम सिंघवी समिति। क्या आते हैं? एलएम सिंघवी समिति आते हैं। बहुत ऐसे समिति बने, उसमें से आते हैं एलएम सिंघवी समिति। 1980 में राजीव गांधी सरकार ने अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में किया। तो एलएम सिंघवी समिति के 2-3 बातें थे। संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरा, गांवों की समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारों की स्थापना की जाए। उसके बाद आते हैं थुंगन समिति। 1988 में संसद की सलाह समिति के उप समिति के रूप में पी के थुंगन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। थुंगन समिति का गठन कैसे हुआ? 1988 में संसद की सलाहकार समिति के उप समिति के रूप में इन्हें बनाया गया था। 1988 में संसद की सलाहकार समिति के उप समिति के रूप में थुंगन समिति का निर्माण किया गया था। ठीक है, स्थापना की गई थी। तो इनका भी कुछ मांग थी, ये भी अपना कुछ राय दिए। पहला राय इनका था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो कि सब कॉमन बोल रहे हैं। दूसरा, त्रिस्तरीय पंचायती राज होनी चाहिए। इनका कहीं ना कहीं इनका जो बात मिल रहा है वो बलवंत राय मेहता से मिल रहा है। तीसरा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष की होनी चाहिए। चौथा, आरक्षण की बात कही, SC ST के आरक्षण की बात तो कही ही कही, प्लस ये महिलाओं के आरक्षण की भी बात कहे हैं। ठीक, और ये कार्यकाल का भी बात किए हैं। एक आपका आता है लास्ट जो कमेटी आता है वो आता है गढ़गिल समिति। गढ़गिल समिति क्या बोले हैं? 1988 में VN गढ़गिल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने इनकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस पार्टी ने इनकी अध्यक्षता 1988 में VN गढ़गिल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने इनकी अध्यक्षता की थी। पहला इनका था संवैधानिक दर्जा दिया जाए। गढ़गिल पार्टी की भी अपना कुछ राय थी। पहला राय था कि संवैधानिक इन्हें दर्जा दिया जाए। किनको? पंचायती राज व्यवस्था को। दूसरा, त्रिस्तरीय पंचायती राज हो। तीसरा, 5 वर्ष कार्यकाल हो। चौथा, ये बताए कि तीनों सदस्यों का निर्वाचन सीधा होना चाहिए, जो कि अब होता भी है। पांचवा, SC ST प्लस महिलाओं का आरक्षण हो। आपका छठा, पंचायती राज संस्थाओं को टैक्स ड्यूटी वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होगा। लास्ट जो है वो है राज्य चुनाव आयोग की बात कही और एक राज्य वित्त आयोग की बात कही इन्होंने। तो चीज़ें ये सारी बहुत ऐसे कमेटी थे जो पंचायती राज व्यवस्था बनने के दौरान सारी कमेटियों को सुना गया। सारी कमेटियों की बात को ध्यान में रख करके एक फाइनली स्ट्रक्चर तैयार किया गया और आपको जो आज दिख रहा है वो पंचायती राज व्यवस्था के रूप में दिख रहा है, जो हमें संविधान के अनुसूची 11 में, और अगर आप देखें तो इन्हें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। कौन कौन समिति क्या क्या कहे, अपना क्या क्या राय दिए, समझ आ गई होगी। चलिए फिर अगले वीडियो में हम आप लोग को बोर्ड पे पढ़ाएंगे। अगर तबीयत ठीक हो जाती है तो आपको हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे कि जो ये
विधेयक, इससे संबंधित विधेयक भी, इतना बात हो गई। फिर विधेयक पारित किया गया होगा, विधेयक पारित करने के बाद फिर कानून का रूप लिया हो गया, फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ, फिर उसमें कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।